स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साइनोफाइसी क्लास के बारे में समझा था। साइनोफाइसी क्लास के दो सदस्य आपके कोर्स में हैं। एक है ऑसिलेटोरिया और एक है नॉस्टॉक। तो आज हम बात करेंगे ऑसिलेटोरिया की। यदि ऑसिलेटोरिया की हम वर्गीकरण स्थिति के बारे में देखें तो ऑसिलेटोरिया का जो किंगडम है, जगत है, वो प्रोकैरियोट है। मैंने आपको बताया था कि साइनोफाइसी क्लास ही एक ऐसी क्लास है आपके कोर्स में जो प्रोकैरियोटिक है। तो इसका किंगडम होता है ऑसिलेटोरिया का प्रोकैरियोटा, डिवीज़न है साइनोफाइटा, क्लास है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली है ऑसिलेटोरिएसी और जीनस है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया एक्चुअली क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं क्योंकि साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं वो ब्लू ग्रीन शैवाल कहलाते हैं। और इसकी बहुत सी ऐसी जातियाँ जो अलग अलग आवासों में पाई जाती हैं, लेकिन जो अधिकांश जातियाँ हैं वो लवण रहित यानी फ्रेश वाटर जलीय आवास में पाई जाती हैं। अब ये और इसकी और भी प्रजातियां जो गर्मियों में कार्बनिक पदार्थ युक्त प्रदूषित जल में बहुलता से पाई जाती हैं। यानी कुछ स्पीशीज की ऐसी हैं जो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होती हैं, यानी प्रदूषण का एक सूचक भी है। इसके अलावा ये उथले गड्ढों, पोखरों, नहरों, नालों, तालाबों इत्यादि में पाया जाता है, लेकिन नम भूमि और चट्टानों के ऊपर भी परत के रूप में ये पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ जातियाँ ऐसी हैं इसकी, जैसे जो चावल के खेतों में बहुत अच्छी तरह से पाई जाती हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया फार्मोसा। ठीक है। और इसको और कुछ जातियाँ जिन इसे अधिपादप रूप में भी देखा गया है इस जाति को। ठीक है। और जब इसकी बहुलता हो जाती है तो जल का जो रंग होता है वो ब्लू हो जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण ब्लू कलर देता है जल इस वाली स्पीशीज के कारण। अब हम बात करते हैं थैलस संगठन, यानी किस प्रकार का थैलस में पाया जाता है। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ए है, बी है। तो थैलस संगठन इसका जो होता है, ये एक पंक्तिक और अशाखित तंतु होते हैं। आगे शेप कुछ भी हो, लेकिन जो तंतु हो वो अशाखित होगा और एक पंक्तिक होगी सेल्स की, जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, जो म्यूसिलेज के आवरण के द्वारा ढका पाया जाता है। अब इसके ट्राइकोम जो होते हैं वो उलझे हुए रहते हैं समूह के रूप में, कभी कभी एकल भी दिखाई दे जाते हैं। ये तंतु चपटे, सीधे या वक्र या मुड़े हुए, जैसा आप बी डायग्राम में देख रहे हैं, पाए जाते हैं। ट्राइकोम समूह में नीली, हरी या काले रंग की चादर या परत बनाते हैं। समूह में होते हैं तो ब्लू कलर या ब्लैक कलर दिखाई देता है। अब इसकी जो ये जो थैलस होता है, उसकी जो शीर्ष की कोशिका है वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग होती है। जैसे आप डायग्राम ए में देख रहे हैं, है ना। तो डायग्राम जो ए है वो गोल है ऊपर से, एपिकल सेल, बी में मुड़ी हुई है आगे से। तो जैसे एपिकल सेल कई प्रकार की शेप्स की पाई जाती है। ये थैलस है। अब सिंपल थैलस होता है। अब बात करते हैं कोशिका संरचना की। चूंकि क्लास साइनोफाइसी का सदस्य है ऑसिलेटोरिया और साइनोफाइसी प्रोकैरियोटिक है, तो यानी ऑसिलेटोरिया की जो सिंगल सेल होगी उसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे बाहर सेल वॉल है। पहले म्यूसिलेज शीथ है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर आप देखिए बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस दिखाया गया है। एक्चुअली न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्लियर नहीं होता, केवल डीएनए थ्रेड होता है जो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पड़ा रहता है। तो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, लेकिन डीएनए मटेरियल चूँकि बीच में ऐसे ही पड़ा रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस संज्ञा दी गई है। इसको हम सेंट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। अब किनारे की तरफ आप देखिए, ये पतली पतली जो ट्यूब जैसी संरचना है थैलेकॉइड है। ये 2 या 3 के समूह पाई जाती हैं। थैलेकॉइड लैमेली, इसको फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कहते हैं। इन फोटोसिंथेटिक लैमेली के ऊपर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा
ये सेल्स फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इसके अलावा जो किनारे वाला हिस्सा है उसको हम क्रोमोप्लाज्म भी कहते हैं, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स होती हैं और गैस वैक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के कण पड़े रहते हैं, स्ट्रक्चर कुछ ग्रैन्यूल होते हैं। इस प्रकार से कई राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70 प्रकार के। तो इस प्रकार से कई स्ट्रक्चर जो पाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर ही होते हैं। अब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई जो होती है कम से कम 2000 एंगस्ट्रम होती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो पैक्टिन, और बाहरी भित्ति जो होती है उसकी पैक्टिन, और आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये सब अवयव उसी में पाया जाता है, आपको ध्यान होगा, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर गति की, कितनी प्रकार की गति पाई जाती है। पहली है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, पहली गति है दोलन गति, ऑसिलेशन मूवमेंट। फिर है ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी विसर्पी गति, और फिर है घूर्णन गति। तो पहले हम देखेंगे विसर्पी गति। ये जो डायग्राम देख रहे हैं विसर्पी गति, यानी थैलस आगे या पीछे की तरफ बिल्कुल केंचुओं के तरीके से, केंचुआ जैसे चलता है ना उस तरीके से थैलस गति करता है। आगे भी कर सकता है और पीछे भी कर सकता है। अब ये डायग्राम में देखिए, जो आगे डॉटेड लाइन दिखाई, यानी वो डॉटेड लाइन तक जाएगा आगे, इतना पीछे भी जा सकता है। तो इस तरह की गति को विसर्पी गति कहते हैं। दूसरी है बी डायग्राम देखिए, दोलन। आपने देखा दोलन गति क्या होती है, जैसा आपने देखा हो घड़ी का पेंडुलम, जितना लेफ्ट जाता है उतना ही राइट जाता है। तो जब लेफ्ट जाता है और सेंटर में आता है, फिर राइट जाता है, फिर सेंटर में आता है, उसको हम एक दोलन कहते हैं। तो इस प्रकार की गति जब थैलस करे और उसकी सहायता से वो आगे बढ़े, गति करे, तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। आप डायग्राम बी देखिए, लेफ्ट भी उतना जा रहा है, राइट भी उतना जा रहा है। जब लेफ्ट जाएगा थोड़ा मुड़ेगा तो वो थोड़ा आगे चढ़ेगा, आगे चलेगा। फिर बी की तरफ एंगल की तरफ जाएगा, बी एंगल बनाएगा, राइट की तरफ एंगल बनाएगा तो थोड़ा थैलस पर आगे खिसकेगा। तो दोलन करते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए ये थैलस आगे बढ़ता जाता है। तीसरी है घूर्णन गति। घूर्णन गति आप देखिए सी डायग्राम में, आगे का जो हिस्सा होता है थोड़ा ऊपर उठता है और वो गोल गोल घूमता है। जब बहुत तेज़ी से आगे का हिस्सा गोल गोल घूमता है तो घूमता हुआ वो आगे वृद्धि करता जाता है। इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के इसमें गतियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की, यानी जनन कितने प्रकार का। जनन 2 प्रकार का इसमें पाया जाता है। पहला है विखंडन, यानी टूटने के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और दूसरा है हार्मोगोनिया के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोगोनिया के द्वारा। तो विखंडन की बात करेंगे। अब विखंडन से कैसे होता है जनन। विखंडन का मतलब टूटना। यदि थैलस किसी यांत्रिक क्षति के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक, और प्रत्येक टुकड़े की कोशिकाएं विभाजन द्वारा नए तंतु का निर्माण कर लें, उसे हम फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा जनन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या होते हैं? हार्मोगोनिया का अर्थ है जो अनुकूल वृद्धि काल में जो थैलस है, किसका थैलस? ऑस्ट्रेटोरिया का, उसमें जो कोशिकाएं हैं बीच बीच की वो मृत हो जाएं। उन मृत कोशिकाओं को हम कहते हैं नेक्रीडियम। जब बीच बीच की कोशिकाएं थोड़ी थोड़ी दूर पर मृत हो जाएंगी उनको हम नेक्रीडियम कहते हैं। उनमें म्यूसलेज भर जाएगा। जब उन्हें म्यूसलेज भर जाएगा और मृत हो गई तो उनके आसपास का जो थैलस होगा, ऊपर का और नीचे का, उनका संपर्क आपस में टूट जाएगा। जब संपर्क टूट जाएगा तो उसी नेक्रीडियम की जगह से वो सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक ऑस्ट्रेटोरिया के ट्राइकोम को जन्म देता है। तो इस प्रकार से जो ऑस्ट्रेटोरिया है उसमें 2 प्रकार का जन्म पाया जाता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है हार्मोगोनिया के द्वारा।